वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे। कलेक्टिव पनिशमेंट इसका टाइटल है। आपने सुना होगा एमपी में कुछ कम्युनल दंगे हुए थे रामनवमी के मौके पे, किसी ने पत्थरबाजी की। बाद में सरकार ने कैसे इन लोगों से बदला लिया और कितना वो सही था, इस चीज़ पे आर्टिकल लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आपका क्विज दिखा दूँ आज का। अगला आधा घंटा इस आर्टिकल में इन्वेस्ट करें, बहुत सारी चीज़ों को आप सीखेंगे। ग्रामर, वोकैबलरी, हर चीज़ को इस क्विज़ पे आपको करना है अप्लाई। क्लास के लास्ट में इस क्विज़ का सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए 5 में से 5 मार्क्स मिले, है ना। चलिए शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं। करेक्ट, कलेक्टिव पनिशमेंट। देखिए, पनिशमेंट मतलब सज़ा, कलेक्टिव मतलब मिली जुली। आपने किसी काम की सज़ा सारे समाज को देने की कोशिश की है, कलेक्टिवली, सबको मिला जुला करके। आ गई बात समझ में। अब बात किसकी कर रहा है, इसके टाइटल पैराग्राफ से पता लगेगा। कह रहा है डिमोलिशन ऑफ राइटर्स प्रॉपर्टी इन मध्य प्रदेश इज़ पार्ट ऑफ अ वाइडर एजेंडा टारगेटिंग मुस्लिम्स। कह रहे जो डिमोलिशन है, जो ढा देने का काम है, गिरा देने का काम है। डिमोलिशन मतलब बुलडोज़र लगा करके किसी चीज़ को गिरा देना। कह रहा है जो बुलडोज़र लगा के गिराने का काम है राइटर्स की प्रॉपर्टी को, दंगाइयों की ज़मीन को, है ना, प्रॉपर्टी को। वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। कह रहा है ये काम ही अपने आप में एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक बहुत ही लंबे चौड़े एजेंडा का, प्लानिंग का। और कौन सी प्लानिंग है ये? प्लानिंग है टारगेट करने की मुस्लिम्स को भारत में। आई बात समझ में। तो डिमोलिशन इज़ अ पार्ट ऑफ अ वाइडर एजेंडा। सब्जेक्ट है आपका डिमोलिशन, वर्ब आपकी इज़, सब्जेक्ट ग्रीन में, वर्ब पिंक में। पूरे आर्टिकल में आपको इसी तरीके से मार्क मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करने के लिए ये मार्किंग मैं करता हूँ, ठीक है। डिमोलिशन को डिस्ट्रक्शन, बुलडोजिंग या नॉकिंग डाउन भी बोलते हैं। किसी चीज़ को गिरा देना ना, तोड़ फोड़ के। अच्छा, टारगेटिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो वाला एजेंडा जो टारगेट करता है मुस्लिम्स को। आ रही बात समझ में। वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी नाउन के बाजू में आकर के उसके लिए एडजेक्टिव काम कर देती है। चलिए, बहुत ही सिंपल आर्टिकल है लेकिन इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लर्निंग लेसन्स हैं। अब एक काम करते हैं, इस पूरे आर्टिकल की अपने वोकैब पे नज़र डालेंगे स्मूथली, ताकि इसको अपने पढ़ सकें। उसी के साथ ऐड कर दूं, आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी ये है कि इसमें 470 एग्जाम्स के 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल हैं। अब 34-35 हज़ार मॉक टेस्ट हैं, तो इसमें इजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। हर तरह के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सभी एग्जाम से एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी 399 से, 3 साल की वैलिडिटी में 599 से। लेकिन 1 ईयर पास और 3 ईयर पास पे अगर आप कोड लगाते हैं YT10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1 ईयर पास 360 में और 3 ईयर पास 540 के अंदर। ज़रूर से डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, कोड लगाएं YT10। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए, अपनी वोकैब शीट, सारे वर्ड्स इसी शीट में मिलेंगे जो आपने पहले सीखे हैं और नए वर्ड्स इसमें ऐड होते हैं। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप इस शीट को रोज़ डाउनलोड कर सकते हो। आज अपने पास वर्ड्स है पुराने कई, जैसे एक वर्ड है टेनर, कई बार कर चुके हैं। पोग्रोम, ये वर्ड अभी हाल ही में हमने सीखा था। रिटेलिएट, बहुत बार हो चुका है ये वर्ड भी। रिकम्पेंस, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, आज रिपीट होगा। टैसीटर्न, इंपॉर्टेंट वर्ड है, जानते हैं आप इसको ऑलरेडी। और एक नया फ्रेजल वर्ब मैं ऐड कर रहा हूँ, मीट आउट, METE, मीट आउट। फटाफट सभी वर्ड्स पे नज़र डालेंगे। देखिए, टेनर का मतलब होता है मूड, किसी चीज़ को लेकर के आपका नज़रिया। डिस्पोजिशन भी बोलते हैं इसको, यहाँ लिख देता हूँ डिस्पोजिशन, ठीक है। मूड समझ लो ना, मूड आपका इंटेंट, या मिजाज बोल दो इसको अगर सही भाषा में बोलना चाहो। द टेनर ऑफ द मीटिंग वॉज पॉजिटिव। मीटिंग का जो मिजाज था, जो मूड था, वो पॉजिटिव था, सकारात्मक था। इसी तरीके से वर्ड है हमारे पास पोग्राम। ये पोग्राम अलग वर्ड है, इसका प्रोग्राम से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। प्रोग्राम अलग चीज़ होती है, पोग्राम अलग चीज़ होती है। पोग्राम का मतलब होता है नरसंहार, मैसेकर, ब्लड बाथ, कार्नेज, जीनोसाइड। आई बात समझ में। सिविल वॉर्स ऑफन गिव बर्थ टू पोग्राम्स। गृह युद्ध अक्सर पोग्राम्स को, नरसंहारों को जन्म देते हैं। तो पोग्राम का एक सिनोनिम है जीनोसाइड, इसका एडजेक्टिव फॉर्म जीनोसाइडल आप आर्टिकल में आज जो है देखोगे। जीनोसाइडल मतलब जो नरसंहार से रिलेटेड हो, जीनोसाइडल। एक वर्ड हमारे पास रिटेलिएट,
रिटेलिएट का मतलब होता है जवाबी हमला देना। जैसे रशिया ने यूक्रेन पे कुछ बम गिराया तो यूक्रेन ने रशिया पे गिरा दिया। तो जो जवाबी हमला आप करते हो ना बातों से, एक्शन से, उसको बोलते हैं रिटेलिएट करना वर्ब फॉर्म में। इसकी नाउन फॉर्म होती है रिटेलिएशन, जवाबी हमला, है ना, रिटेलिएशन। द गवर्नमेंट रिटेलिएटेड बाय थ्रोइंग द वायलेंट प्रोटेस्टर्स इनटू प्रिजन। गवर्नमेंट ने जवाबी हमला दिया या जवाबी हमला किया वायलेंट प्रोटेस्टर्स को, हिंसक प्रोटेस्टर्स को जेल में फेंक करके। तो पहले उन्होंने हिंसा दिखाई, वायलेंस दिखाया, गवर्नमेंट ने उनके जो है उनको जेल में डाल दिया। जवाबी हमला देना, स्ट्राइक बैक करना, पुश बैक करना, रिटेलिएट नाम के वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखेंगे। फिर एक वर्ड है रिकम्पेंस, इसका मतलब होता है कंपेंसेशन, हिंदी में होता है इसका मतलब हर जाना, है ना, कंपेंसेशन या हाँ। देखो ये रिकम्पेंस है ना, नाउन भी है वर्ब भी है। हर जाने को भी रिकम्पेंस बोलते हैं और हर जाना देने को भी, इस वर्ब को भी रिकम्पेंस बोलते हैं। तो कंपेंसेशन इसका सिनोनिम हो गया, रिपेरेशन हो गया और रेस्टिट्यूशन हो गया। ये तीनों वर्ड्स आप देख चुके हो। रेपेरेशन में क्या करते हो, आप रिपेयर करवाते हो, सामने वाले को हर्जाना दे रहे हो, उसकी क्षतिपूर्ति कर रहे हो, उसके बुरे काम को रिपेयर करवा रहे हो। और रेस्टिट्यूशन में क्या होता है, आप हर्जाना दे करके उसको थोड़ी राहत देते हो क्योंकि आपने उसका कोई नुकसान किया है ना, हर्जाना। द एयरलाइन विल हैव टू रिकम्पेंस द पैसेंजर्स फॉर कैंसिलिंग द फ्लाइट। एयरलाइन को रिकम्पेंस करना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी यात्रियों की, पैसेंजर्स की, उनकी फ़्लाइट को कैंसिल करने के लिए। आगे बात समझ में। तो ये वर्ड आप आज आर्टिकल में देखेंगे। एक वर्ड है टैसीटर्न। टैसीटर्न का मतलब होता है चुपचाप, एकदम गुपचुप, शांति रखने वाला आदमी, जिसको ज़्यादा बात ना करनी हो, साइलेंट रहता हो। आ रही बात समझ में। टैसीटर्न, टैसीटर्न एडजेक्टिव से बना है, टैसिट से। टैसिट का मतलब ही होता है चुप्पी, ठीक है। तो ये चुप्पी नाम का जो वर्ड है आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं टैसिट को। तो टैसीटर्न मतलब चुप्पी रखने वाला आदमी, है ना। द फैक्ट्री मैनेजर वॉज अ टैसीटर्न लेडी हु स्पोक वेरी लिटिल। फैक्ट्री की जो मैनेजर थी वो एक चुपचाप रहने वाली औरत थी, लेडी थी, जो बहुत ही कम बोलती थी। हु स्पोक वेरी लिटिल। अब ऐसे चुप्पी रखने वाले आदमी को रिस्ट्रेंट, रिजर्व्ड या रेटिसेंट भी बोलते हैं। रेटिसेंट तो आप जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने देखा होगा बहुत बार पेपर्स में, है ना। लास्ट अपने पास आज वर्ड है मीट आउट, फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हनुमान मंदिर के बाद प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो मीट आउट। जनरली मीट आउट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मीट आउट के जरिए पनिशमेंट को, वर्डिक्ट को, डैमेज को, जस्टिस को, रिमार्क्स को। आ रही बात समझ में। बड़ी कॉन्सिक्वेंशियल चीज़ों को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए न्याय दोगे, वर्डिक्ट दोगे, फैसला दोगे, पनिशमेंट दोगे, डैमेज दोगे, तो मीट आउट नाम की फ्रेजल वर्ब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इसको डिश आउट, डील आउट या डिस्पेंस भी करना बोलते हैं। द कोर्ट ऑर्डर हैज़ मीटेड आउट जस्टिस टू द विक्टिम। कोर्ट के ऑर्डर ने डिस्ट्रीब्यूट किया है जस्टिस को विक्टिम्स के लिए, है ना। तो विक्टिम्स के बीच में जो है जस्टिस, जो न्याय है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। चलिए 5-6 वर्ड्स हैं। चलिए एक समरी आपको दे दें, किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। देखिए आपने सुना होगा एमपी के अंदर अभी अभी दंगे हुए थे रामनवमी के मौके पे। हुआ ये था कि रामलला की झांकी जा रही थी, रोड से प्रोसेशन जा रहा था। उस झांकी पे किसी ने पत्थरबाजी की, कुछ लोगों ने, और वो पत्थरबाजी कहाँ से हुई थी, मस्जिद के आसपास के इलाकों से। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, दंगे तो हो गए। नेक्स्ट डे ये हुआ कि सरकार ने मस्जिद के आसपास के कुछ लोगों की दुकानें और घरों को गिरा दिया बुलडोजर से। और सरकार का ये कहना है कि ये दुकानें और घर गलत तरीके से बसाए गए थे, मतलब एनक्रोचमेंट थे, अतिक्रमण जो है इनसे हुआ था। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि देखने में ये मामला एनक्रोचमेंट का नहीं लगता है, देखने में लगता है ये रिटेलिएशन का। सरकार ने बदला लेने के लिए इन लोगों के घर और दुकान गिराए हैं। अब ये तरीका बदला लेने का सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है पत्थर किसी और ने मारे हों और दुकान किसी और की गिर गई हो। कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरे समाज को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इस मामले को पहले कोर्ट में ले जाना चाहिए था और वहाँ से फैसला आने के बाद ही सज़ा को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। बस आज का यही मामला है। कलेक्टिव पनिशमेंट इज़ नॉट अ गुड वे टू डू जस्टिस। आज की टोन है कास्टिगेटिंग, कंडेमनिंग, बहुत बुरे से कंडेम कर रहा है, कास्टिगेट कर रहा है, सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है। समझ गए ना। शुरू कर लें आर्टिकल को, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अच्छा, अपनी YT एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, प्ले स्टोर और iOS दोनों पे अवेलेबल है। ऐप का फ़ायदा ये है कि आपको मिलेंगे क्वालिटी कोर्सेज इंग्लिश सेक्शन के लिए, जो मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, जैसे बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश राइटिंग स्किल्स,
आपको यहाँ लिखना सिखा रहा हूँ 70 से 80 घंटे में आप किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लिखना सीख सकते हो। कोर्स अभी रन हो रहा है, आप इसका फायदा ले सकते हो 499 में। आज रात 12 बजे तक इस पर स्पेशल चल रहा है डिस्काउंट। इसी तरीके से एसएससी का कॉम्बो भी आ गया है। CGL, CHSL, MTS, CPO, स्टेनो सभी एग्जाम्स की प्रीलिम्स और मेंस 1 साल की वैलिडिटी है, इसको आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। बैंकिंग कॉम्बो भी अवेलेबल है, क्लरिकल, PO, प्रीलिम्स और मेंस सब कुछ कवर हो जाता है इंग्लिश सेक्शन का 1 ईयर वैलिडिटी 475 में। ऐप का लिंक मिलेगा कमेंट सेक्शन में। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको टीम रिप्लाई कर देगी। चलिए, कह रहा द रूल ऑफ लॉ हैज़ अ न्यू इंटरप्रिटेशन इन मध्य प्रदेश। It is whatever is done by the rulers and requires neither law nor process। कह रहा है जो कानून का जो लॉ, रूल ऑफ लॉ है, मतलब कानून का जो नियम है, कह रहा है उसकी एक नई परिभाषा है, नई इंटरप्रिटेशन है, नई एक्सप्लेनेशन है भारत के मध्य प्रदेश नाम की स्टेट में। अच्छा, क्या परिभाषा है भाई? कॉलम लगा के बता रहा है उस परिभाषा को। कह रहा है ये है जो भी किया जाए, वट एवर इज़ डन, जो भी किया जाता है शासकों के द्वारा, रूलर्स के द्वारा, हुकूमत के द्वारा। और कह रहा है ये जो है ना रिक्वायर करता है ना तो लॉ को और ना ही प्रोसेस को। आ रही है बात समझ में? इट इज़ वट एवर इज़ डन एंड इट रिक्वायर्स नीदर लॉ नॉर प्रोसेस। ये नई परिभाषा है मध्य प्रदेश में कानून के राज की। जो सरकार ने कर दिया वही कानून है। रूल ऑफ लॉ की वर्ब है हैज़। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है मीनिंग, है ना, किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ की भाषा, परिभाषा, एक्सप्लेनेशन। इट की वर्ब है इज़, वट एवर की वर्ब है इज़ डन। इट की एक और वर्ब है रिक्वायर्स। इट इज़ वट एवर इज़ डन एंड इट रिक्वायर्स। नीदर और नॉर साथ में आते हैं, आप जानते हो। नीदर, नॉर, इधर और, इनका मतलब होता है ना ही, ना तो ये ना तो वो, है ना। नीदर लॉ नॉर जो है प्रोसेस। चलिए, अब ये जो कॉलम यहाँ लगा हुआ है, पंक्चुएशन वाली क्लास में आपको मैंने अच्छे से करवाया हुआ है, कैसे कॉलम, सेमी कॉलम, कॉमा, है ना, कैसे हाइफन, एम डैश लगेगा। सब लोग अपने दिमाग में रिवाइज करो, बेसिक ग्रामर आप कर चुके हो। यहाँ पे कॉलम की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। बढ़े आगे, चलो। करा द डिमोलिशन ऑफ अबाउट 45 pieces of property, both houses and shops, allegedly belonging to rioters at Khargon a day after a procession to mark Ram Navami does not appear to be based on any law। अब बता रहा है पूरा मामला क्या है, MP में ऐसा क्यों हो रहा है। कह रहा है जो डिमोलिशन है ना, जो बुलडोज करने का काम है, गिरा देने का काम है, लगभग 45 प्रॉपर्टीज़ को, है ना, घरों को, दुकानों को, मकानों को। और क्या इसमें घर भी शामिल है और दुकानें भी शामिल हैं। कह रहा है और ये कौन से घर हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कथित तौर पे बिलोंग करती हैं राइटर्स को, जो कथित तौर पे जिनके मालिक हैं दंगाई, और कहाँ पे? खारगोन के नाम के शहर में। कह रहे ये डिमोलिशन जो है ना, इस तरह की 45 प्रॉपर्टीज़ का जो कथित तौर पे दंगाइयों की है, और जो डिमोलिशन हुआ है एक दिन के बाद में एक प्रोसेशन के, एक झांकी के, जो थी मार्क करने की, मनाने की, ऑब्जर्व करने की रामनवमी को। कह रहा है ये डिमोलिशन जो है नहीं दिखाई देता है, डज नॉट अपीयर। और क्या नहीं दिखाई देता है? बेस्ड ऑन, आधारित किसी भी लॉ पे। आई बात समझ में? ये डिमोलिशन कहने के हिसाब से आपको लगता होगा लीगल है, लेकिन एक्चुअल में दिखाई देता है ये डिमोलिशन बिल्कुल इलीगली करवाया गया है। गलत तरीके से इनके घर पे बुलडोजर चलवाए गए हैं। डिमोलिशन की वर्ब है डज नॉट अपीयर। प्रॉपर्टी, वो वाली प्रॉपर्टी जो हाउस और शॉप्स दोनों हैं, और वो प्रॉपर्टी जो बिलोंग करती है राइटर्स को, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव है। कौन सी प्रॉपर्टी भाई? वो वाली जो बिलोंग करती है दंगाइयों को, है ना, बिलोंगिंग टू राइटर्स। एलिजिडली का मतलब होता है कथित तौर पे, इसको सपोजिटली और परपोर्टेडली भी बोलते हैं। भाई हमें नहीं पता है या नहीं, कथित तौर पे ऐसा है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा है। प्रोसेशन का मतलब होता है झांकी, इसको पैरेड या कैवलकेड भी बोलते हैं, झांकी को, है ना। एक वन वर्ड आपको देता हूँ बहुत अच्छा, कॉटिश। कॉटिश का मतलब होता है फ्यूनरल प्रोसेशन, ठीक है। मुझे पता है याद नहीं रहेगा पहली बार, लेकिन नोट्स बनाओगे तो याद रह भी जाएगा, है ना। कॉटिश का मतलब होता है किसी की, समझ गए ना, फ्यूनरल प्रोसेशन, जो किसी की मृत शैया जाती है, फ्यूनरल प्रोसेशन बोलते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ें। बेस्ड ऑन को प्रीमाइज्ड ऑन भी बोलते हैं। चलो एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, थोड़ा फ्लो बनाते हैं, फिर वापस आएंगे उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। कह रहा है आगे, इट इज़ अनडाउटेडली एन इंस्टेंस ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट फॉर द एलिजिड एक्ट्स ऑफ अ फ्यू। कह रहा है बिना किसी डाउट के, इट इज़ अनडाउटेडली, कह रहा है बिना किसी शक या संकोच के, ये एक ऐसा इंस्टेंस है, एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसा वाक्य है। और किसका? मिली जुली पनिशमेंट का, पूरे समाज की पनिशमेंट का। और किसके लिए? अलेजिड एक्ट्स के लिए,
कथित तौर पे कुछ कर्मों के लिए जो है कुछ एक के अ फ्यू के। तो कुछ मुसलमानों ने पत्थर मारे होंगे, इस बात पे कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन जिनके घर मकान तोड़े गए हैं इसको अभी प्रूव नहीं किया जा सकता कि ये वही लोग थे जिन्होंने पत्थर चलाए थे। तो कलेक्टिव पनिशमेंट पूरे समाज को मिल गई है इस सरकार के एक्ट से। इट की वर्ब है इस, इंस्टेंस का मतलब होता है वाक्या, है ना, एग्जाम्पल। अलेजिड मतलब कथित तौर पे, है ना, ऊपर आई थी एडवर्ब फॉर्म, नीचे आई है एडजेक्टिव फॉर्म। अ फ्यू मतलब कुछ एक लोग। चलिए आगे बढ़े। ये इंस्टेंस वर्ड को नोट कर लेना, बहुत ही अच्छा वर्ड है। देखिए इंस्टेंस का मतलब होता है वाक्या, ठीक है। इसको हैपनिंग भी बोलते हैं, इसको अकरिंग भी बोलते हैं, इसको एपिसोड भी बोलते हैं। कोई भी वाक्या होता है ना उसको बोलते हैं इंस्टेंस। लेकिन एक वर्ड है इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है मोमेंट। मोमेंट मतलब पल। जैसे बहुत ही अच्छा मोमेंट है तो आप बोल सकते हो इट इज़ ए प्लेजेंट इंस्टेंट, है ना। इंस्टेंट का मतलब होता है मोमेंट। इंस्टेंट एक एडजेक्टिव भी है, उसका मतलब होता है झटके में। आपने सुना होगा कि इंस्टेंटली ऐसा हो गया, एक ही झटके में ऐसा हो गया। इंस्टेंस और इंस्टेंट में फ़र्क करना सीखो। इसका मतलब है वाक्या, इसका मतलब है पल। फिर एक वर्ड है इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस ये दोनों से अलग है। इसका मतलब होता है किसी का दबाव। जैसे आप मेरे कहने पे किसी काम को कर रहे हो तो यू आर डूइंग समथिंग ऑन माई इंसिस्टेंस या अंडर माई प्रेशर। 3 वर्ड्स हैं। एक साथ जब ऐसे वर्ड्स को पकड़ते हो ना तभी कन्फ्यूजन निकलती है, नहीं तो अलग अलग इनको पढ़ लो कितना भी, जब याद करना होगा तब तीनों एक साथ याद आएंगे आपको, है ना। बड़े आगे कह रहा देयर इज लिटिल डाउट दैट इट वॉज अ स्टेट बैक्ड ड्राइव एम्ड एट मुस्लिम्स। कह रहा इस चीज़ में लिटिल डाउट है। लिटिल का मतलब है ना के बराबर, इसके आगे अ लिटल या द लिटल ऐसा नहीं लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब है लिटल ना के बराबर। कह रहा ना के बराबर डाउट है हमें कि ये जो है एक स्टेट बैक्ड ड्राइव थी। ये जो पूरा डिमोलिशन का काम था बुलडोजर चलाने का, ये स्टेट के द्वारा बैक किया गया, प्रमोट किया एक अभियान था जो एम्ड एट था मुस्लिम्स पे इस एरिया के। डाउट की वर्ब है इज, इट की वर्ब है वॉज। स्टेट बैक्ड मतलब जिसको स्टेट बैक कर रही हो, लिटल मतलब ना के बराबर। कह रहा द बेसिस फॉर द एक्शन is the allegation that the Hindu procession was targeted by stones as it passed through a lane adjacent to a mosque। कह रहे जो आधार था पूरे एक्शन का, जो आधार था इस पूरी कार्रवाई का, वो है ये वाला एलिगेशन, ये वाला आरोप। दैट वो ये कि एक हिंदू प्रोसेशन को, एक रामनवमी की झांकी को टारगेट किया गया था पत्थरों के द्वारा। जैसे ही ये पास थ्रू हो रही थी, जैसे ही ये क्रॉस कर रही थी एक लेन को, एक गली को, और कौन सी गली, जो बिल्कुल चिपटी हुई थी, एडजेसेंट थी, बाजू में थी एक मस्जिद के। आई बात समझ में। तो इस बिना पे पूरी कार्रवाई की गई है कि मस्जिद की बाजू में से जब जा रही थी तो पत्थर पड़े थे, इस वजह से हम जो है उसका बदला ले रहे हैं, दंगाइयों से बदला ले रहे हैं। बेसिस की वर्ब है इज, प्रोसेशन की वर्ब है वॉज, टारगेटेड प्रोसेशन के लिए आया इट, इसकी वर्ब है पास्ट। पास थ्रू होना मतलब कहीं से गुजरना। एडजेसेंट टू मतलब चिपका हुआ। जैसे दो गलियां आपस में आजू बाजू में हैं, दो चीज़ें आपस में आजू बाजू में हैं, तो वो एडजेसेंट टू ईच अदर है। इसको कंटिग्यूअस भी बोलते हैं और साइड बाय साइड भी बोलते हैं, ठीक है। चलो बिसाइड नाम का वर्ड भी तो है इसके लिए, है ना, बाजू में मतलब बिसाइड। एडजेसेंट, कंटिग्यूअस, बिसाइड, साइड बाय साइड सबका मतलब है बाजू में। आगे बढ़े, इसमें और कुछ देखने वाला है। एलिगेशन मतलब आरोप, है ना, ब्लेम। कह रहा है एन ऑफिशियल स्पिन इज सॉट टू बी गिवन to the demolition drive that these were encroachments and were removed under existing rules। कह रहा है एक सरकारी, एक ऑफिशियल ट्विस्ट भी सॉर्ट किया गया है। एक ट्विस्ट भी इस पूरी कहानी में सरकार की तरफ से देने की कोशिश की गई है। ट्विस्ट या स्पिन इज सॉर्ट, और सॉर्ट किस लिए, टू बी गिवन, देने की सीख किया गया, कोशिश की गई है। और किसको, इस पूरे डिमोलिशन के ड्राइव को, अभियान को। और क्या है स्पिन, ये क्या ट्विस्ट है, दैट वो ये कि ये सारे के सारे जो घर दुकानें थी ये सब एनक्रोचमेंट्स थी, सब के सब अतिक्रमण थे, और इनको रिमूव किया गया है, वर रिमूव्ड एग्जिस्टिंग रूल्स के अंडर में ही, सरकार के कानूनों के अंडर में ही। तो इस तरीके से इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट भी लाया गया है कि ये दंगाई तो थे, पत्थर तो इन्होंने मारे थे, सज़ा तो इनको मिलनी चाहिए, लेकिन जो सज़ा भी हम दे रहे हैं ना वो भी कानून के दायरे में दे रहे हैं, क्योंकि ये अतिक्रमण करके अपनी दुकानें और घर बना के बैठे थे। स्पिन की वर्ब है सॉर्ट, दीज की वर्ब है वर, और दीज की दूसरी वर्ब है वर रिमूव्ड। स्पिन मतलब ट्विस्ट, आप जानते हैं कहानी में मोड़। सीक की सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है सॉर्ट। एनक्रोचमेंट मतलब अतिक्रमण, आप जानते हो ना, झुग्गी वाले किसी एरिया में आके बस गए, आपके प्लॉट पे आ गए,
4 आदमी ने झुग्गी बना ली, अब वो आपके प्लॉट पे रहने लगे, तो उन्होंने अतिक्रमण यानी इंक्रोचमेंट कर दिया है, आपकी प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास, इंट्रूजन या इन्वेजन कर दिया है। समझ गए? चलो, कह रहा है हाउएवर द झील शॉन in bringing in bulldozers a day after violence marred the Ram Navami procession indicates that punishing those suspected of involvement was the main motivating factor। कह रहा है हालांकि जो झील जो है उत्साह जो है दिखाया गया था जो ब्रिंग इन करने में, लेकर के आने में बड़े बड़े बुलडोजर्स को एक ही दिन के बाद में, और किसके, जब वायलेंस ने मार कर दिया, खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया, बिगाड़ दिया रामनवमी की प्रोसेशन को, झांकी को। कह रहा है हालांकि जो झील दिखाया गया ना, जो उत्साह, जो जोश दिखाया गया एक ही दिन के बाद में बुलडोजर लाने में, कह रहा है ये झील, ये फरवर, ये एंथुसियाज्म, ये इंडिकेट करता है, दिखाता है कि पनिश करना, सज़ा देना उन लोगों को जिन पे शक है, जो सस्पेक्टेड हैं इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होने के। कह रहा है यही जो था ना पनिश करने का काम, ये था मेन मोटिवेटिंग फैक्टर। तो सरकार ने सब काम किया, बहुत झटपट किया, देख करके यही लगता है बदले की आड़ में पूरा जो है ये प्रोग्राम किया गया है। झील की वर्ब है इंडिकेट्स, वायलेंस की वर्ब है मार्ड, पनिशिंग की वर्ब है वॉस। मार करना मतलब स्पॉइल करना, करप्ट करना, किसी भी मौके को, किसी भी चीज़ को बिगाड़ देने को बोलते हैं मार करना। जैसे वायलेंस ने पूरी रामनवमी की झांकी को मार कर दिया, स्पॉइल या करप्ट कर दिया। ब्रिंग इन करना मतलब लेकर के आना, झील मतलब उत्साह, एंथुसियाज्म, फर्वर, विगर, जानते हो ना। चलो, कोई मुझसे पूछ रहा था सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, बताओ हमें भी, फटाफट सिनोनिम निकल आते हैं, याद करोगे दिमाग में सिनोनिम बैठ जाएंगे, बस यही वही सॉफ्टवेयर है। आधा पौना घंटा लगता है मुझे पूरी क्लास को शुरू करने से पहले सारे सिनोनिम एंटोनिम लिखने में, ग्रामर के रूल भी डाल देता हूँ बीच में, है ना। सॉफ्टवेयर नहीं है, प्रैक्टिस है कई सालों की, आप भी कुछ ही महीनों में इस लेवल पे आ सकते हो अगर प्रैक्टिस करना जानते हो तो। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान हैज़ वांट that rioters would not be spared and that action would not be limited to arrest but would extend to recovery of damages from property owned by them। अब कह रहे जो एमपी के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, कह रहे इन्होंने वार्न कर दिया है, चेतावनी दे दी है कि राइटर्स जो हैं, दंगाई जो हैं, छोड़ा नहीं जाएगा उनको। वुड नॉट बी स्पेयर्ड, स्पेयर का मतलब होता है किसी को छोड़ देना। कह रहे एक भी दंगाई को नहीं छोड़ा जाएगा, और जो एक्शन है ना, जो भी कार्रवाई है उनके खिलाफ, वो लिमिटेड टू नहीं होने वाली है, वो सीमित नहीं होने वाली है उनकी अरेस्ट तक, उनकी हिरासत तक, बल्कि ये एक्सटेंड हो जाएगी, आगे बढ़ा दी जाएगी रिकवरी तक। और किसकी? डैमेजेस की, उनकी प्रॉपर्टी से, जिस प्रॉपर्टी को वो ओन करते हैं। तो सीएम का यही कहना है, अगर दंगा करोगे, समाज में कम्युनल डिसहार्मनी लाओगे, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे, तो आपको ढूंढेंगे, आपका घर, दुकान और मकान बेच देंगे और उससे सरकार का पैसा आपसे वसूलेंगे, ऐसा इनका कहना है। सीएम की वर्ब है हैज़ वांट, राइटर्स की वर्ब है वुड नॉट बी स्पेयर्ड। स्पेयर का मतलब किसी को छोड़ना, पैसिव वॉइस में है वुड नॉट बी स्पेयर्ड, ठीक है। एक्शन की वर्ब है वुड नॉट बी लिमिटेड टू, अच्छा एक्शन की दूसरी वर्ब है वुड एक्सटेंड। एक्शन वुड नॉट बी लिमिटेड टू एंड एक्शन वुड एक्सटेंड। लिमिटेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लिमिटेड का मतलब है सीमित, है ना। प्रॉपर्टी के लिए एडजेक्टिव आया है, वो प्रॉपर्टी जो ओन की जाती है इन लोगों के द्वारा। चलो अब ये पूरा करते हैं पैराग्राफ, फिर जो ग्रामर वाला कॉन्सेप्ट ऊपर रह गया था उसको देखेंगे, ठीक है। कह रहा है द लीगल बेसिस इज पॉसिबली ए 2009 ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट परमिटिंग पिनिंग ऑफ द ब्लेम ऑन ऑर्गेनाइजर्स of an event if it ends in violence and recovering compensation from them against claims। कह रहे जो लीगल बेसिस है, जो पूरा का पूरा लीगल आधार है इस कार्रवाई के पीछे, वो है पॉसिबली सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का 2009 का एक ऑर्डर। अब ये कौन सा ऑर्डर है भाई? ये ऑर्डर जो है इस चीज़ को परमिट करता है। परमिट किस चीज़ को करता है? एक तो पिन कर देने को, ब्लेम को। पिन करने का मतलब होता है इम्पोज करना, लगाना, सारा आरोप लगा देने को परमिट करता है किसी भी इवेंट के ऑर्गेनाइजर पे, व्यवस्थापक पे, अगर वो इवेंट एंड होता है, ख़त्म होता है वायलेंस में। और दूसरा, रिकवर करने का भी परमिशन देता है, कंपनसेशन को, हर्जाने को, रेपरेशन को, रेस्टिट्यूशन को, और किनसे? इन्हीं ऑर्गेनाइजर से, इन क्लेम्स के सामने, अगेंस्ट क्लेम्स। तो 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑर्डर दिया था कि अगर आप कुछ गलत काम करते हो और उस इवेंट के आप ऑर्गेनाइजर हो, उस इवेंट में कुछ भी गलत काम हुआ, सारा आरोप आपके सर पे डालेंगे और सारी भरपाई, सारा हर्जाना भी आप ही को देना है। तो इसी बिना पे मस्जिद के आसपास की दुकानों मकानों को गिराया जा रहा है। होगा कुछ इसमें, कुछ है ना, एंगल होगा कुछ इस तरह का ऑर्गेनाइजर वाला।
लीगल बेसिस की वर्ब है इज, इफ इट की वर्ब है एंड्स। परमिटिंग यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर के लिए आया है, वो वाला ऑर्डर जो परमिट करता है ना। ये परमिट करता है दो चीज़ों को, परमिटिंग द पिनिंग ऑफ द ब्लेम एंड परमिटिंग रिकवरिंग कंपनसेशन। आई बात समझ में? पिनिंग एंड रिकवरिंग एक दूसरे से एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों ही चीज़ें परमिट की जा रही हैं इस ऑर्डर के द्वारा। अच्छा, यहाँ पे कॉमा नहीं भी लगता तो भी चल जाता, वो वाला ऑर्डर जो परमिट करता है, सीधे सीधे बिना कॉमा के भी इसको लिखा जा सकता था। देख चुके हो आप जो है अपनी वाली जो है कॉमा वाली गाइड के अंदर ना, कॉमा पे एक वीडियो आ चुकी है शायद ऑलरेडी। कंपनसेशन का मतलब होता है हर्जाना, रिकम्पेंस, रेस्टिट्यूशन या रेपरेशन, हर्जाना। कह रहा है हाउएवर इवन दैट वाज अलाउड only after their involvement in the violence was proved, an element clearly absent here। कह रहा है हालांकि ये चीज़ भी तभी अलाउड है, पैसा लेना, हर्जाना लेना, आरोप लगाना, ये तभी अलाउड है जब उनकी इन्वॉल्वमेंट पूरी वायलेंस में प्रूव हो जाती है। और कह रहा है ये एक ऐसा एलिमेंट है, ये एक ऐसी चीज़ है जो साफ साफ एब्सेंट थी इस पूरे मामले के अंदर। आई बात समझ में? तो कह रहे ये कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कर दो, लेकिन तभी कर पाओगे जब आप प्रूव कर दो कि ऑर्गेनाइजर ने कुछ गलत काम किया था। दैट की वर्ब है वॉज अलाउड, इन्वॉल्वमेंट की वर्ब है वॉज प्रूव्ड। इस केस में अभी आरोप लगाना, केस चलाना तो बाकी है ना, तो ये सारा काम सीधे सीधे नहीं हो सकता। चलो अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आ जाओ, फटाफट देख लेते हैं। मैंने आपसे पूछा ये प्रॉपर्टी के आगे 45 पीस क्यों लिखा? 45 प्रॉपर्टीज लिख देते हैं ना भाई, 45 पीसीज ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसा क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ी? ये पीसीज ऑफ की क्या ज़रूरत है? चलो हिंट दे देता हूँ मैं आपको। बहुत सारे नाउन्स हैं इंग्लिश में जो देखने में आपको काउंटेबल लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, उनको काउंट ही नहीं किया जा सकता। आ रही बात समझ में? अब कौन कौन से नाउन्स हैं फटाफट देख लो। ये सारे नाउन्स हैं, ब्रेड, एडवाइस, पेपर, इक्विपमेंट, आर्टिलरी, न्यूज़, क्लॉथ। ये क्लॉथ है, क्लॉथ का मतलब है कपड़े का थान, इसके आगे ई लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा पहनने वाला कपड़ा, शर्ट, पैंट्स, है ना, जीन्स, उसकी बात नहीं हो रही है, वो तो काउंट हो जाती हैं। क्लॉथ जो है, थान जो है कपड़े का, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, वो एक मटेरियल है। वैसे ही इंफॉर्मेशन है, लेजिस्लेशन है, रिसर्च है, स्पाईवेयर, हार्डवेयर, दो बार आ गया क्या स्पाईवेयर? अच्छा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, स्पाईवेयर, ज्वेलरी है, एविडेंस है, फर्नीचर है, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी को आप तब तक काउंट नहीं कर पाओगे जब तक किसी की ओन्ड प्रॉपर्टी की बात हो रही है। जैसे मेरी कोई प्रॉपर्टी है तो मैं उसको काउंट नहीं कर सकता, है ना, आप भी नहीं कर सकते। अगर मेरे ऑन करने की बात हो रही है किसी प्रॉपर्टी को, मेरी ऑन प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो अब देख लेते हैं इनके साथ करना क्या होता है। ऐसे नाउन्स जब भी आपको मिले, इनको आपको प्लूरल नहीं बनाना है। आई बात समझ में? दे हैव बॉट सेवरल फर्नीचर्स फॉर देयर न्यू होम। उन्होंने खरीदा है बहुत सारे फर्नीचर को अपने नए घर के लिए। आप इसके आगे से एस को निकाल दें। वैसे ही सेवरल इंफॉर्मेशंस पॉइंट टू ह्यूमन राइट वायलेशंस इन द यूक्रेन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन पॉइंट टू करती हैं, इशारा करती हैं ह्यूमन राइट वायलेशंस की तरफ यूक्रेन के अंदर। अगेन इंफॉर्मेशन के आगे से एस को निकाल दें। वैसे ही ब्रेड्स के आगे से भी एस को निकाल दें, सॉफ्टवेयर्स के आगे से भी एस को निकाल दें, और रिसर्चेस, इनके आगे से भी एस को निकाल दें। अब देखो इसको निकालने का मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि फर्नीचर जो है ना, किसी भी एरिया में रखे हुए, किसी भी कमरे में रखे हुए सारे फर्नीचर के आइटम्स को कलेक्टिवली उसको बताता है फर्नीचर नाम का वर्ड। फर्नीचर्स लिख करके आपको अलग अलग काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। इन्फॉर्मेशन जो है ये इसको काउंट नहीं कर सकते हो, जितने भी आपके पास पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सारे इंफॉर्मेशन है। ब्रेड एक मटेरियल है, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स रखे हुए हैं, डिजिटल प्रोग्राम्स, उन सब के कलेक्टिव जो है कलेक्शन को बोलते हैं सॉफ्टवेयर, है ना। रिसर्च है, रिसर्च में भी ऐसा ही होता है, कितनी भी जो रिसर्च हो रही है सारी रिसर्च को कलेक्टिवली आप बोलेंगे रिसर्च। सवाल ये आता है सर इनके आगे जब सेवरल वेवरल लग जाए, 1 2 3 लग जाए और काउंट करने की ज़रूरत पड़े तब क्या करना है? तब आप करते हैं पीसीज ऑफ को बीच में लगाने का काम। जैसे मान लीजिए सेवरल को निकाल दूँ, दे हैव बॉट फर्नीचर फॉर देयर न्यू होम। इसका मतलब है उन्होंने बहुत सारा फर्नीचर अपने घर के लिए खरीदा। अपने आप ही आप समझ गए, फर्नीचर में बेड भी आ गया, कुर्सी भी आ गई, मेज भी आ गया, टेबल भी आ गया, कबर्ड भी आ गई, है ना। लेकिन अगर आप सेवरल को लगाना चाहें, या आप लगाना चाहें 3 फर्नीचर खरीदे हैं, 3 लगाना चाहें 3, तो आपको क्या करना है? बीच में पीसीज ऑफ लगाना पड़ेगा। समझ गए ना? जब भी स्पेसिफिकली काउंट करना पड़े इन नाउन्स को, एस तो लगेगा नहीं, इनके बीच में पीसीज ऑफ जो है ना चिपका दो और इनको काउंट कर लो। जैसे इन्फॉर्मेशन कई सारी हैं, 10-20 इंफॉर्मेशन मिली है तो पीसीज ऑफ 10 इंफॉर्मेशन, पीसीज ऑफ 20 इंफॉर्मेशन, है ना। जैसे ब्रेड है, आपने 10 20 15 स्लाइस खा लिए ब्रेड के, तो 3 पीसीज ऑफ ब्रेड या फिर 3
ब्रेड के लिए पीसीज या आता है स्लाइसिस, ठीक है। लॉफ्स भी आता है ना। पीसीज, स्लाइसिस और लॉफ्स ब्रेड के लिए तीनों वर्ड्स यूज होते हैं। पीसीज तो सबके साथ होगा, स्लाइस और लॉफ जो है ब्रेड के साथ एडिशनली यूज होता है। वैसे ही मान लो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं तो आप क्या लिखो, पीसीज ऑफ सॉफ्टवेयर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रिसर्च अगर बहुत सारी हैं तो लिख दो पीसीज ऑफ रिसर्च, सेवरल पीसीज ऑफ रिसर्च, ठीक है। या सेवरल प्रोजेक्ट्स, इस रिसर्च के लिए पीसीज और प्रोजेक्ट्स दोनों ही आता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कई बार कर चुके हैं, रिपीट हो गया आपका। आज भी यही हुआ है, प्रॉपर्टी किसी के द्वारा ऑन थी इसीलिए 45 प्रॉपर्टीज नहीं 45 पीसीज ऑफ प्रॉपर्टी। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे फटाफट से। कह रहा है हिंदुत्व आउटफिट्स हैव बीन फॉर सम टाइम नाउ टारगेटिंग मुस्लिम बिजनेसेस विद कॉल्स फॉर बॉयकॉट एंड डिसेमिनेशन ऑफ रूमर्स अबाउट देयर प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे पूरे तरीके से जो है ना क्या करेगा, कंडेम करेगा हिंदू आउटफिट्स को। कह रहे हैं हिंदू आउटफिट्स जो है, आउटफिट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। आउटफिट के दो मीनिंग है, एक तो आपकी यूनिफॉर्म जो कपड़े आपने पहने हैं, जो वर्दी, और या फिर किसी जो है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को भी आउटफिट बोलते हैं। कह रहे हैं हिंदू संगठन जो है पिछले कई वक्त से टारगेट करते आ रहे हैं, निशाना बनाते आ रहे हैं मुसलमानों के बिजनेसेस को, और कैसे इन कॉल्स के साथ में, इन आह्वान के साथ में, डिमांड्स के साथ में जो है उनके बॉयकॉट की, जो है उनके, समझ गए ना, हुक्का पानी बंद कर देने की, और फिर या फिर डिसेमिनेशन के जरिए, डिसेमिनेशन का मतलब होता है स्प्रेड करना, और स्प्रेड किसको करना, रूमर्स को, अफवाहों को, उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में। तो इस तरीके से हिंदुत्व आउटफिट्स पिछले कई वक्त से मुसलमानों की दुकानों और बिजनेसेस को अटैक करते आ रहे हैं, टारगेट करते आ रहे हैं। आउटफिट्स की वर्ब है हैव बीन टारगेटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बॉयकॉट आप जानते हैं, किसी का हुक्का पानी बंद करना, इसको ऑस्ट्रेसाइज भी बोलते हैं, अच्छा वर्ड है बॉयकॉट के लिए, थोड़ा सा अच्छे टाइप का। डिसेमिनेशन का मतलब होता है स्प्रेड करना, फैलाना किसी चीज़ को। रूमर्स मतलब हिरसे, यानी कि अफवाह, गलत तथ्य बोलते हैं प्रोपेगेंडा को रूमर्स। कह रहा और क्या कर रहे हैं, कह रहा इन द बैकड्रॉप एंड ऑफ एन अपसर्ज in calls for violence against Muslims, some with a genocidal tenor, there is reason to believe that there is a larger agenda behind the various incidents of communal color taking place. कह रहा है इस पृष्ठभूमि के साथ में, इस कहानी के साथ में, इस बैकड्रॉप या बैकग्राउंड के साथ में, कौन सा बैकड्रॉप है भाई, जो है अपसर्ज का, अचानक से आने वाले इंक्रीज का, और किस में, इन कॉल्स में, इन डिमांड्स में जो है वायलेंस की, हिंसा की मुस्लिम्स के खिलाफ। कह रहे हैं जो अभी अचानक से इंक्रीज सा आ गया है कि डिमांड हो रही है मुस्लिम से खिलाफ वायलेंस की, वायलेंस होनी चाहिए मुस्लिम से खिलाफ, ऐसी डिमांड हो रही है। कह रहा है इस बैकड्रॉप में, और कौन सी डिमांड्स हैं, कह रहे कुछ एक ऐसी भी हैं जो जिनोसाइडल टेनर की हैं, जिनका मिजाज जो है नरसंहार वाला भी है, कि इनका नरसंहार कर दिया जाए। कह रहा है इस पूरे बैकड्रॉप में ना, कह रहा है एक रीज़न तो हमारे पास है किस चीज़ को बिलीव करने का, ये बिलीव करने का कि कोई बड़ा प्लानिंग, बड़ी एजेंडा जो है वो पीछे है, बिहाइंड है, बहुत सारे इंसिडेंट्स के, बहुत सारी घटनाओं के, जो है कम्युनल कलर की, और क्या जो टेक प्लेस कर रही हैं, बार बार हो रही हैं। अब ये अपने मन से ही कहना चाह रहा है इस चीज़ को, कि ऐसा इसको देख करके लगता है कि मुस्लिम से खिलाफ जो वायलेंस बढ़ रही है ना, और जो डिमांड हो रही है वायलेंस की, उसको देख के ये लगता है कि जितने भी कम्युनल इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके पीछे कोई और एजेंडा भी हो सकता है, जानबूझ करके भी हो सकता है वो मुस्लिम से खिलाफ जो है भड़काए गए हों। कहने का मतलब है इसका ये, रीजन की वर्ब है इस, लार्जर एजेंडा की वर्ब है इस। बैकड्रॉप ऑफ मतलब इस पृष्ठभूमि के साथ, इस बैकग्राउंड के साथ। अपसर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ में ऊपर की तरफ सर्ज आना, सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज, अपसर्ज मतलब अचानक से आया हुआ इंक्रीज या चढ़ाव। जिनोसाइडल मतलब जो जिनोसाइड से, पोग्राम से, ब्लड बाथ से, कार्नेज से रिलेटेड हो, नरसंहार से। टेनोर का मतलब होता है मिजाज, डिस्पोजिशन, थीम, मूड, इंटेंशन, ऑलरेडी आप जानते हो। इंसिडेंट और इंसिडेंस दोनों वर्ड आप ऑलरेडी, इंस्टेंस और इंसिडेंस आप ऑलरेडी जो है ऊपर देख चुके हो। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है द ऑब्जेक्टिव seems to be to provoke some sort of retaliation so that they can be portrayed as culprits and severe punishment, both legal and extra legal, meted out। और कह रहा है इस पूरे मामले का, ये भड़काने का हिंसा को, कह रहा ऑब्जेक्टिव दिखाई देता है कि प्रोवोक करें किसी भी प्रकार के जो है जवाबी हमले को, रिटेलिएशन को। रिटेलिएशन जानते हैं ना आप, जवाबी हमला। तो कह रहा है ऑब्जेक्टिव इसका यही लगता है, मकसद ये लगता है कि किसी भी प्रकार का जवाबी हमला जो है लोगों से करवाया जाए, और इसलिए करवाया जाए ताकि इनको पोर्ट्रे किया जा सके मुस्लिम्स को कल्प्रिट के तौर पे, रॉन्ग डूअर के तौर पे, और सीवियर पनिशमेंट को इनको मीट आउट किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, जो कि कानून के दायरे में भी हो
और चाहे कानून से बाहर भी हो, लीगल भी हो और एक्स्ट्रा लीगल भी हो। आई बात समझ में? तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ में हो सकता है, इस आर्टिकल का कहना है हो सकता है मुस्लिम्स को और कम्युनल हार्मनी को टारगेट किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव की वर्ब है सीम्स, दे कैन बी वर्ब, दे की वर्ब है कैन बी पोर्ट्रेड एज। पोर्ट्रे का मतलब होता है दिखाना, एग्जिबिट करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, शो करना। प्रोवोक मतलब भड़काना, ट्रिगर करना, किसी चीज़ को आग में घी का काम करना है ना, भड़काना। रिटेलिएशन जवाबी कार्रवाई। कल्प्रिट मतलब गुनहगार, रॉन्ग डूअर, ऑफेंडर। इसके लिए एक अच्छा वर्ड है मिसक्रिएंट, ठीक है, मिसक्रिएंट। सीवियर पनिशमेंट की वर्ब है मेटेड आउट। कैन, देखो दे कैन बी पोर्ट्रेट और सीवियर पनिशमेंट कैन बी मेटेड आउट। तो कैन बी यहाँ पे अंडरस्टूड है, दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, पैसिव में सेंटेंस आपका बन गया। मीट आउट आप ऑलरेडी देख चुके हो, जस्टिस को, रिमार्क्स को, पनिशमेंट को, डैमेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मीट आउट नाम के वर्ड को, फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा लीगल मतलब कानून के दायरे से भी बाहर। कह द अदरिंग ऑफ मुस्लिम्स इज नो मोर डिस्क्रीट बट इज बीइंग एक्टिवली प्रमोटेड इन पब्लिक एंड शेयर्ड थ्रू सोशल मीडिया। कह रहे जो अदरिंग है, अदरिंग का मतलब होता है किसी को अदर बनाना, किसी को पराया करना। इसके लिए एक अच्छा वर्ड है हमारे पास इस्ट्रेंजमेंट, ठीक है, लिख दूं मैं यहाँ पे। अदरिंग मतलब किसी को अदर बनाना, पराया बनाना, और इसके लिए अच्छा वर्ड है इस्ट्रेंजमेंट। तो कह रहे जो इस्ट्रेंजमेंट है, जो मुस्लिम्स को पराया बताने की बात है कि ये देखो बाहर से आए हैं, कौन लोग हैं, है ना। कह रहे जो अदरिंग है ना, अब बिल्कुल भी डिस्क्रीट नहीं रही है, अब बिल्कुल भी गुपचुप नहीं होती है, ये बिल्कुल भी कॉशियस या बंद कमरों में नहीं होती है, बल्कि इसको एक्टिवली प्रमोट किया जा रहा है पब्लिक के अंदर, और इसको एक्टिवली शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए भी। तो चुपचाप नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है अब खुलेआम जो है होने जा रहा है। अदरिंग या स्ट्रेंजमेंट की वर्ब है इज, इसकी दूसरी वर्ब है इज बीइंग प्रमोटेड, तीसरी वर्ब है इज बीइंग शेयर्ड, ठीक है। पैसिव वॉइस में कंटिन्यूस टेंस में इज बीइंग प्रमोटेड एंड इज बीइंग शेयर्ड। डिस्क्रीट मतलब चुपचाप, एकदम अलर्टनेस के साथ, केयरफुली, है ना, किसी को पता ना लगे। कह रहा है इन सम डिस्टर्बिंग विजुअल्स मैन अपीयरिंग टू बी सैफरन रॉब्ड मॉन्क्स आर सीन हैंडिंग आउट डेथ एंड रेप थ्रेट्स। कह रहा है कुछ डिस्टर्बिंग विजुअल्स में, कुछ खराब डिस्टर्ब करने वाले कुछ नज़ारों में, कुछ आदमी जो हैं जो अपीयर होते हैं सैफरन रॉब्ड, जिनका रॉब जो है, जिनका जो चोगा है सैफरन कलर का है, यानी कि केसरिया कलर का, और जो अपीयर होते हैं सैफरन रॉब्ड मॉन्क्स, ऐसे संत जो कि सैफरन केसरिया जामा पहने हुए हैं। कह रहा है वो देखे जाते हैं हैंड आउट करते हुए, थमाते हुए डेथ की और रेप की थ्रेट्स को। तो ऐसा भी कुछ ऐसे विजुअल्स में, कुछ ऐसी वीडियोस में हमें देखने को पता जो है लगा है। मैन की वर्ब है आर सीन हैंडिंग आउट। सैफरन रॉब्ड मतलब जो सैफरन के रॉब में, सैफरन के लवादे में हैं। सैफरन मतलब समझ गए ना, केसरिया। बड़े आगे, हैंड आउट करने का मतलब होता है थमा देना, गिव आउट करना, पास आउट करना। अगर कोई चीज़ आप किसी को दे रहे हो ना, तो उसको आप हैंड आउट कर रहे हो, गिव आउट या पास आउट कर रहे हो। देखो अभी जो अपने पढ़ रहे हैं ना सेकंड पैराग्राफ के अंदर, हो सकता है आपको थोड़ा सा बायस्ड लगे, मुझे भी लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि रीज़न ये है फर्स्ट पैराग्राफ में इसने बहुत सही बातें बोली हैं फैक्ट्स के साथ में। सेकंड पैराग्राफ में जो लिखता है उसके पीछे कोई एविडेंस देना नहीं चाहता है ना, इस आर्टिकल का ऑथर। तो हो सकता है इनमें से कुछ बातें सच हों, हो सकता है कुछ बातें खराब हों। अगर सच है तो उन पर हमें काम करना है फ्यूचर में। लेकिन एक चीज़ के लिए आपको बहुत फ़क्र होना चाहिए कि अपने देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इतनी आज़ादी है, इतनी फ्रीडम है कि आप ऐसा आर्टिकल लिख करके खुलेआम सरकार के खिलाफ इंडिया का लीडिंग न्यूज़पेपर मीडिया हाउस भी हो सकते हो, है ना। ऐसी आज़ादी एशिया में तो किसी कंट्री में नहीं मिलेगी, दुनिया में बहुत कम कंट्रीज़ में मिलने वाली हैं। एग्जाम्पल ले लो आप, चाइना का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, सरकार के खिलाफ ऐसा आर्टिकल कितने न्यूज़पेपर ऐसा लिख सकते हैं। तो इस चीज़ पे हमें फ़क्र होना चाहिए कि मीडिया जो है बहुत आज़ाद है इंडिया की कंपैरेटिवली टू अदर एशियन नेशंस। बाकी कुछ चीज़ें गलत है, उनको हमें सही करना है, टाइम के साथ बिल्कुल करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। अब ये आगे वाली बातें और आपको हंसी वाली लगेंगी। कह रहे द साइट ऑफ क्राउड्स डांसिंग विद रेज स्वॉर्ड्स and saffron flags outside mosques, even as obscene slogans and provocative songs are being played, has become a defining visual in the Hindutva project. कह रहा जो नज़ारा है, जो साइट है, और किसका, क्राउड का, एक ऐसे भीड़ का जो डांस कर रही है रेज शॉर्ट्स के साथ में, खींची हुई नंगी तलवारों के साथ में, और सैफरन फ्लैग्स के साथ में, केसरिया झंडों के साथ में, और किसके बाहर, मस्जिदों के बाहर। और कह रहे वहीं जब दूसरी तरफ इवन एस जो गंदे स्लोगन्स हैं, ऑब्सीन स्लोगन्स हैं, और प्रोवोकेटिव सॉन्ग्स हैं, प्रोवोक करने वाले जो गाने हैं, कह रहा है वो भी प्ले किए जा रहे हैं उसी वक्त। कह रहा है ऐसा जो नज़ारा है ना, ये बन चुका है एक परिभाषित करने वाला विजुअल, ये बन चुका है एक डिफाइन करने वाला
समझ गए ना, विजुअल हिंदुत्व प्रोजेक्ट के अंदर जो है हिंदुत्व आउटफिट्स के। तो इसका ये भी कहना है कि ये नज़ारे जो इंडिया में आम है, शायद हमने बहुत कम देखे होंगे, है ना, अपनी नॉलेज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से ये नज़ारे जो हैं इंडिया में हिंदुत्व प्रोजेक्ट में आम होते हैं। साइट की वर्ब है हैज़ बिकम, स्लोगन्स एंड सॉन्ग्स की वर्ब है आर बीइंग प्लेड। इवन हैज़ का मतलब है वहीं दूसरी तरफ। क्राउड वो वाला जो डांस कर रहा है, नाच रहा है रेज स्वॉर्ड्स के साथ में, म्यान से निकली हुई तलवारों के साथ में। ऑब्सीन मतलब गंदा, रिपग्नेंट, है ना, ल्यूड जो गंदी भाषा वाला हो, इनअप्रोप्रिएट हो। कह रहे द कंट्री शुड नॉट बी अलाउड टू बी ड्रिवन टुवर्ड्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ कम्युनल टेंशन विद द टैसिट सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी इन सम स्टेट्स। कह रहे कंट्री को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए बिल्कुल भी कि वो ड्रिवन हो, वो आगे बढ़े, और किसकी तरफ, वो बढ़े तरफ एक ऐसे इन्वायरमेंट के, एटमॉस्फेयर के जो कम्युनल टेंशन का है। और कह रहे कैसे ये हो, टैसिट सपोर्ट के साथ में, गुपचुप सपोर्ट के साथ में, और किसका, सरकारी मशीनरी का, सरकारी तंत्र का कुछ स्टेट्स में। तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना चाहिए कि कम्युनल टेंशन सरकार के गुपचुप सपोर्ट से किसी भी स्टेट में भारत के आगे जो है और ज़्यादा हो। कंट्री की वर्ब है शुड नॉट बी अलाउड, एटमॉस्फेयर मतलब एनवायरनमेंट, टैसिट मतलब रेटिसेंट, अनस्पोकन बिल्कुल जो कहा गुपचुप हो, जिसको कहने की ज़रूरत ना हो। चलिए इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। सेकंड पैराग्राफ में जो चीज़ें लिखी हैं, आप में से कितने लोग इन चीज़ों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, क्योंकि मेरे लिए तो कुछ बहुत शॉकिंग चीज़ें थी सेकंड पैराग्राफ के अंदर, है ना। शायद अपनी नॉलेज लिमिटेड है या आपने इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। कमेंट्स में बताना कितने लोग इस चीज़ से वाकिफ़ रखते हैं, है ना। 5 क्वेश्चन आपके सामने क्विज़ के, बहुत सिंपल है। देखो फर्स्ट में क्या करना है, कंपेंसेट, एनकरोच, रिटेलिएट और मीट आउट, 4 में से एक वर्ड को आपको चेक करना है जो यहाँ पे साइड जो है सेट बैठेगा मीनिंग के हिसाब से। चारों वर्ड्स आप जानते हो, मीट आउट डिस्ट्रीब्यूट करना, रिटेलिएट जवाबी हमला करना, कंपेंसेट मतलब किसी का हर्जाना देना, एनकरोच का मतलब होता है कहीं पे अतिक्रमण करना। तो बता दो भाई चारों में से कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट होगा फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में इंस्टेंस और इंस्टेंट 2 वर्ड्स मैंने आपको करवाए थे, एक का मीनिंग होता है पल, मोमेंट, दूसरे का मीनिंग होता है वाक्या। तो वाक्या या मोमेंट, कौन सा पल, कौन सा वाला वर्ड जो है सेकंड में सेट बैठेगा। थर्ड में आपको इक्विपमेंट्स और इक्विपमेंट में से करेक्ट वर्ड को चूज़ करना है सही फॉर्म के साथ। फोर्थ में आपको हैंड आउट, मीट आउट, डिस्ड आउट और हैंडेड आउट, चारों में से सही वर्ड को यहाँ पे डालना है फोर्थ वाले में। कोशिश करोगे तो हो जाएगा। हैंड आउट और मीट आउट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, है ना, आ चुका है आर्टिकल में। लास्ट वाले में आपसे फर्वर, डिसैमिनेशन, रेपरेशन और डिस्पोजिशन, चारों में से सही वर्ड को यहाँ पे लगाना है। डिस्पोजिशन मतलब मिजाज, टेनर, रेपरेशन मतलब हर्जाना, डिसैमिनेशन मतलब फैलाव, स्प्रेडिंग, फर्वर मतलब आपका जोश। तो मीनिंग भी आपको बता दिया मैंने, सही वर्ड को सही जगह पे फिट कर दो। कमेंट सेक्शन में आंसर है, फर्स्ट कमेंट में जाओ, आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले, मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करके ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के आर्टिकल को लेकर के, आज का आर्टिकल आपको किस तरह का लगा, है ना, इसकी टोन कैसी लगी, आपको बायस लगता है या नहीं लगता है, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। कुल मिलाकर के आपकी ओवरऑल राय क्या है इस आर्टिकल पे, है ना। सबको पढ़ने में मज़ा आएगा, सब लोग इंटरेस्टेड हैं एक दूसरे की बात को जानने के लिए। मुलाकात होगी कल की क्लास में, एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें। सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं अब अपनी ऐप पे, एसएससी, बैंकिंग और राइटिंग स्किल्स, है ना, फ़ायदा ले सकते हो इनका। ऐप को डाउनलोड करें, ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके कोर्सेज रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अंटिल देन साइनिंग आउट।